एक्विलिब्रियम स्टेट करके एक चैप्टर है। आपको लगता होगा कि एक्विलिब्रियम स्टेट क्यों हमको पढ़नी पड़ती है, क्या ज़रूरत है। एक्विलिब्रियम बड़ा अजीब शब्द लगता होगा, लेकिन आप ये समझिए कि एक्विलिब्रियम बहुत ही परिचित अवस्था है। आप ये समझिए कि कोई भी फिजिकल चेंज इस प्रकृति में जहाँ भी हो रहा है, कोई भी चेंज है, सभी चेंज होने के बाद एक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। एक्विलिब्रियम स्टेट में ही सब कुछ है। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, होते होते उसमें एक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। हम केमिकल रिएक्शन में एक्विलिब्रियम स्टेट का अध्ययन करते हैं, चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है वो, प्रारंभ का आधा हिस्सा, और बाकी आधे हिस्से में आयनिक इक्विलिब्रियम करके है। सॉल्यूशन फेज में आयंस के बीच में होने वाली रिएक्शन जो है, जब कोई दो सॉल्यूशन आपस में लाते हैं, रिएक्शन करते हैं, आयंस के बीच में जो है रिएक्शन होती है, उसमें भी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। रिएक्शन कब तक होती है? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। जैसे कि कोई रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बनता है। आपसे पूछें कि रिएक्शन कब ख़त्म होगी, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, पानी बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन समाप्त हो गई, पूरा पानी बन गया, रिएक्शन ख़त्म हो गई। किसी भी रिएक्शन के लिए हम ऐसे ही बताएंगे कि रिएक्शन पूरी होने का मतलब क्या है। आप यही बताएंगे A + B = C। A भी ख़त्म हो गया, C बन गया, लेकिन ये सही नहीं है। बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें रिएक्टेंट भी बना रहता है, ख़त्म नहीं होता पूरी तौर से, साम्यावस्था आ जाती है। तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको ये बात बताते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट का जो नेचर है वो क्या है। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आयरन, फेरस और फेरिक, दो प्रकार के आयन होते हैं। फेरिक साल्ट ले रहे हैं, प्लस KCNS, इसमें से थायोसाइनेट करके आयन रहता है। दोनों के बीच रिएक्शन कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कई प्रकार से लिखने का। अगर यहाँ पर दो आयन लें तो ये होल ट्वाइस हो जाएगा, 3 आयन तक जा सकते हैं, न्यूट्रल बनेगा। लेकिन ये एक आयन बनता है। तो इसका कलर जो है, देखिए ये फेरिक आयन हमारे पास है, ये क्या कलर है? ये फेरिक क्लोराइड है, येलो कलर का है। बिटवीन द फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम थायोसल्फेट, थायोसायानेट बना क्या? ये फेरिक थायोसाइनाइड। तो इन दोनों को भी आप देखेंगे कि क्या बनता है। फेरिक क्लोराइड येलो कलर्ड सोल्यूशन है ये, और KCNS जो है ये आपका कलरलेस सोल्यूशन है। इन दोनों के बीच रिएक्शन होने पर देखिए क्या कलर प्रोड्यूस होता है। रेड कलर का ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन में ये रेड कलर का है। तो एक बार रिएक्शन की ओर हम ध्यान देंगे। ये कलरलेस है और ये है रेड। एक्विलिब्रियम स्टेट का क्या तात्पर्य है कि रिएक्शन में लगातार फेरिक आयन थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके रेड कलर्ड ये साल्ट बना रहे हैं। एक्विलिब्रियम स्टेट कहती है कि रिएक्शन अप टू द एंड, लास्ट तक नहीं पहुंचती है, बल्कि जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स, ये डिसोसिएट हो रहा है और
फेरिक आयन और थायोसाइनेट आयन ये बन को लगाएं तो क्या मतलब हुआ कि लगातार ये डिसोसिएट हो रहा है, माने सोल्यूशन में ये भी होने चाहिए। इनका एक डेफिनेट रेशियो मेंटेन रहेगा। अगर इनके डिफरेंट कंसंट्रेशन को इस प्रकार से लिखें, न्यूमरेटर में ये प्रोडक्ट साइड का, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि इसका मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन ये ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट साइड के फेरिक आयन और थायोसाइनेट आयन। एक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि इन सभी के कंसंट्रेशन फिक्स रहते हैं जब तक कि हम बाहर से कोई चीज़ ऐड ना करें। जैसे कि अभी हमने दोनों रिएक्टेंट्स को मिलाया, रेड कलर का प्रोडक्ट बना और थोड़ी देर के पश्चात रिएक्शन होते होते एक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। तो इनके मोलर कंसंट्रेशन इस प्रकार से लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रोडक्ट साइड के ऊपर लिखें और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन लिखें। ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, इसको आप क्या कहते हैं, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब इसमें अगर हम फेरिक आयन ऐड करें, अब प्रश्न ये है कि एक्चुअल में ये जो एक्विलिब्रियम स्टेट है इसमें तीनों प्रकार की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के उपस्थित हैं, तो हम देखेंगे कैसे। हम ये देखना चाहते हैं, वास्तव में इस बात को जानना चाहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी हैं उसमें। तो इसको देखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। देखिए आप इस इसको हटा देते हैं। हाँ, तो रिएक्शन मिक्सचर हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, एक रेफरेंस, ये देखो तीनों एक ही सेम कलर इंटेंसिटी है, कोई कम ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि सेम सोल्यूशन है, उसी को 3 भागों में लिया है। अब इसमें एक में ये हम KCNS ऐड कर रहे हैं। आपको इसमें कोई कलर चेंज दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है? आप लोग उस साइड से नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है लाइट की वजह से, इधर से दिख रहा है। एक बार फिर ऐड करते हैं, थोड़ा सा देखें और बढ़ा क्या। इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये पहले इस कलर का था रेफरेंस कलर, हमने KCNS ऐड किया, इसमें इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस, ये रेफरेंस कलर और ये इंटेंसिटी इसमें बढ़ गई। अब प्रश्न ये देखिए यहाँ पर, वी एड दिस सल्फोसाइनाइड आयन, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस। क्या आप बताइए केवल थायोसाइनाइड से ये बन सकता है बिना फेरिक आयन के? केवल थायोसाइनाइड से ये नहीं बन सकता है जब तक कि ये उसके अंदर फेरिक आयन भी ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर फेरिक आयन भी था, जब हमने उसमें थायोसाइनाइड मिलाया तो रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि ये बचे हुए फेरिक आयन से रिएक्शन करके रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, माने अधिक प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्यूशन में फेरिक आयन, फ्री फेरिक आयन अवेलेबल हैं, क्योंकि केवल एक रिएक्टेंट से रिएक्शन पूरा नहीं हो सकता है। अब यही काम दूसरा रिएक्टेंट हम ऐड करके देखें। हम इसमें फेरिक आयन ऐड कर रहे हैं, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम फेरिक आयन ऐड करते हैं। इसमें हम फेरिक आयन ऐड कर रहे हैं, एक ड्रॉप फेरिक आयन ऐड कर रहे हैं। आप कलर चेंज देखेंगे कि कलर कोई पहले से इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीज होती कि नहीं। एक बार फिर देखें,
कंपेयर करने, इससे कंपेयर करिए। ये कलर था पहले और इसमें देखिए, चेक करें कलर इंटेंसिटी। मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, पहले की तुलना में हमने क्या ऐड किया था, केवल ऐड किया फेरिक आयन, और रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही। इसका मतलब इसमें इस रिएक्टेंट के साथ साथ ये रिएक्टेंट भी था, दोनों होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रकार से ये शो करते हैं कि इस रिएक्शन मिक्सचर में रेड कलर का ये थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट होने के साथ साथ इसमें फेरिक आयन भी है और थायोसाइनाइड आयन भी है, दोनों चीज, तीनों कंटेंट है और उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब इनके कंसंट्रेशन का इस तरह से जो लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन रेशियो इसमें मेंटेन है, अर्थात इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें उपस्थित है। इस टैप वाटर में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन बराबर है, न्यूट्रल है ये। हम इसकी पीएच वैल्यू मालूम करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये न्यूट्रल है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं इसको, और इसकी सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हम कुछ ड्रॉप डाल दे रहे हैं, इसका कलर देख के हम, हल्का कलर आ रहा है अभी, हैं? अभी इतना लाइट कलर है कि बाद में हम कंपेयर करने में हमको दिक्कत आएगी, थोड़ा और इसमें इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये कलर आया। अब इस कलर में आपको देखना ये कि पीएच वैल्यू कितनी है ये। तो हमारे पास ये इंडिकेटर पर कंपेयर करके कलर, ये एक स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और इसमें लिखा है कि इस कलर को हम देख करके बता सकते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो इसको कंपेयर करके ग्रीन कलर में हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस 7 इसकी पीएच वैल्यू आ रही है, इसकी सहायता से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जो कलर 7 पीएच के लिए दिया हुआ वही कलर है ये। तो ये न्यूट्रल वाटर है, इससे यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता चल रहा है। पानी कैसा है, ये टैप वाटर है, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है और इसकी पीएच वैल्यू 7 है, अर्थात न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल है। अब इसको हम 3 बीकर में यहाँ पर रख दे रहे हैं। न्यूट्रल वाटर है, इंडिकेटर पड़ा हुआ है इसमें। अब इसमें हम पानी में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर एक ड्रॉप, ओनली सिंगल ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं, एसिड माने हाइड्रोनियम आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन, हमारे पास H2SO4 है ये, इट रिलीजेस न्यूमरस नंबर ऑफ H आयन, H आयन बहुत देता है ये। तो ये एसिड को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड करें, केवल एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। हम इसमें एक ड्रॉप का इम्पैक्ट आपको दिखाना चाहते हैं। तो एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप केवल, ड्रॉपर ले लें क्या, ये जाएगा नहीं, लेकिन देखिए हमने लिया ही नहीं ज़्यादा, 1 ड्रॉप ही लिया है। इसमें डाल दें 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप एसिड डाल दें। इतने में 1 ड्रॉप अगर एसिड डालें कोई अंतर पड़ेगा पीएच वैल्यू पे, हैं? केवल 1 ड्रॉप ऐड किया था, इतना ऐड कर दें, इतना ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर दिया हमने। और इसमें देखेंगे कि इसका पीएच कितना हो गया है। इसको आप मैच कर सकते हैं, ये जो रेड कलर है इसको मैच करेंगे किस स्ट्रिप के
सिमिलर कलर है, तो ये देखने में आता है। तो ये 3 पहुंच गया। कितनी पीएच वैल्यू पहुंच गई? 3। कितना था? 7। कितना अंतर हो गया पीएच वैल्यू फ्रॉम 7 to 3? कितना ऐड किया था एसिड? 1 ड्रॉप, केवल 1 ड्रॉप। 1 ml भी नहीं था, आपको बताएं, 4-5 ड्रॉप रहा होगा, 4 और 5 ड्रॉप्स मुश्किल से। अगर इस वाटर में हम बेस ऐड करें, ये भी 1 ड्रॉप डालते हैं, थोड़ा सा ही डालते हैं, कितना अंतर आता है ये जरा इसी को देखना है। ये एसिड है, आधा ml, हम इसको कम कर दे रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं NaOH। कलर में चेंज हो रहा कुछ? इसको हम अभी मैच करते हैं, देखते हैं पीएच वैल्यू कितना हुआ इसमें। कंपेयर करेंगे, देखेंगे तो इसका जो कलर है वॉयलेट, जो स्ट्रिप है उस पर 9.5 लिखा है, 9.5 और 10 के बीच में, तो ये पीएच वैल्यू 10 हो गया। कितना था? 7 से 10। आपके क्या ध्यान में आया? ऐसे ये वाटर में 1 ड्रॉप ऑफ एनी एसिड और 1 ड्रॉप ऑफ एनी बेस इज सफिशिएंट टू चेंज इट्स कलर, टू चेंज इट्स पीएच। पीएच वैल्यू पर्याप्त बदलती है। 7 से यहाँ पर 7 से कितना रह गया? ये 3 रह गया, और 7 से ये कितना हो गया? 10 के करीब। 9 में तो थोड़ा सा ग्रीनेस कलर नेचर है, तो 1 ड्रॉप अगर ऐसा डाल देते हैं पीएच वैल्यू बदल देती। और बफर सॉल्यूशन भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? अगर यही काम हमारे मुख के अंदर सलाइवा होती है, पीएच वैल्यू मेंटेन करता है वो 6.8। सपोज करिए कि अगर हमारे मुख का सलाइवा ना बने, पीएच वैल्यू 6.8 मेंटेन ना हो पाए, 5 पर पहुंच जाए, तो हमारे दांत सब इनेमिल उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, बिना दांत के हो जाएंगे। आप जानते हो दांत के डॉक्टर कितना पैसा लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारे बफर सॉल्यूशन हैं, प्लांट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बफर सॉल्यूशन का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर पीएच रेंज पर ही होती है। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का डाइजेशन है, पेट में, स्टमक में HCl है, उसकी पीएच वैल्यू 2 के लगभग रहती है। इलियम छोटी आंत है, बेसिक मीडियम वहाँ रहता है, तब भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, माने हम भोजन भी नहीं पचा सकते हैं अगर वहाँ पर बफर सॉल्यूशन काम ना कर रहा हो। ब्लड में कितना कितना जहर जाता रहता है इधर उधर, तो वहाँ पर भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। हाँ, आप ये समझिए शरीर के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी सॉल्यूशन हैं, सभी में पीएच वैल्यू मेंटेन हो रही है। ऐसे सॉल्यूशन को जहाँ एसिड मिलाओ कोई अंतर नहीं, बेस मिलाइए पीएच में कोई अंतर नहीं, उन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ एनी ड्रॉप ऑफ एसिड और बेस। एसिड मिलाया कोई चेंज नहीं, बेस मिलाया नो चेंज इन पीएच वैल्यू, उन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। अभी आपने क्या देखा? 1 ड्रॉप addition of 1 drop of any acid or base is quite sufficient to change the pH value of a neutral solution। पानी न्यूट्रल था, कितना ज़्यादा pH वैल्यू में अंतर आया। अब हम इसी को बफर सॉल्यूशन एक बनाएं और बफर सॉल्यूशन बना करके फिर देखें कि वो है बफर कि नहीं। आप थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो वो सॉल्यूशन pH वैल्यू में चेंज ना हो ऐसा प्रयास करता है। तो हम पहले एसिडिक बफर ले लेते हैं। एसिडिक बफर कैसे बनेगा? तो हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड लिया हमने, और थोड़ा सा ये साल्ट है, सोडियम एसीटेट, वो इसमें हमने ऐड किया। तो इसमें एसिटिक एसिड
और सोडियम एसीटेट इसको डिसॉल्व कर लेना और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके डाइल्यूट कर लेना। ये एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन बनाया है, ये बफर सॉल्यूशन है। इस बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है? इस पीएच वैल्यू को एक बार देख लें। देखिए हमारा इसी को मिला हाँ, ये देखिए पानी में भी यही कलर आ रहा था। ये बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है? एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का बनाया है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में अगर हम पीएच देखें तो इसकी पीएच रेंज लगभग आ रही है, हाँ 7 के पास में ही आ रही है, 7 और 7.5 के बीच में ही आ रही है ये सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू। अब इसमें देखते हैं बफर है कि नहीं। वास्तव में एक्चुअली ये बफर का काम कर रहा है या नहीं। ये भैया साफ है ना? चल रहा है, जब बताएंगे यस। तभी स्टार्ट होगा। रेफरेंस कलर ये बफर सॉल्यूशन है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं H2SO4 एसिड ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, पीएच वैल्यू इसका घटना चाहिए, एसिडिक रेंज में जाना चाहिए। ये है बफर सॉल्यूशन। पहले से थोड़ा ले लेते हैं। रेड हुआ? रेड तो नहीं हुआ। पीएच वैल्यू में कितना अंतर आया? अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इससे तो लगभग वही कलर है। पीएच वैल्यू में बहुत अंतर नहीं आया। थोड़ा सा और ऐड करके देखते हैं। और थोड़ी देर में वही कलर आ जा रहा आफ्टर मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्स तो करें पहले। बहुत थोड़ा हमने एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने पर पीएच वैल्यू में नेग्लिजिबल अंतर। अब देखिए कलर में बहुत कलर उसके निकट पहुंच गया, पीएच वैल्यू में अंतर नेग्लिजिबल है। तो ये हमने एसिड ऐड किया था। अब बेस ऐड करते हैं। ये बेस ऐड कर रहे हैं। इसमें भी अंतर बहुत ही माइन्यूट है, कम है, जबकि आपने पहले एक ड्रॉप बेस मिलाने पर भी बहुत ज़्यादा अंतर आया था। अब इसमें ये देखना है कि एसिड मिलाने पर पीएच वैल्यू 3 क्यों नहीं हुआ। तो इसमें आप वी आर एडिंग H आयन और इसमें है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है क्या देता है? एसीटेट आयन। सोडियम एसीटेट फर्निशिस लार्ज नंबर ऑफ एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। इस सोल्यूशन में एसीटेट आयन है और एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हैं बफर सोल्यूशन में। अगर हम H आयन ऐड करते हैं तो ये दोनों मिल करके एसिटिक एसिड बनाते हैं। क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये बैक H आयन ज़्यादा संख्या में नहीं देता है। हम H आयन जोड़ते हैं, H आयन ऐड करने से हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, पीएच वैल्यू घटनी चाहिए, एसिडिक साइड में जानी चाहिए, कलर रेड होना चाहिए। तो कलर रेड तो नहीं हुआ, ये देखा आपने। पीएच वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कहाँ चले गए? तो ये एसिडिक बफर में जो एसीटेट आयन है दैट कंज्यूम्स हाइड्रोनियम आयन and it forms
एसिटिक एसिड विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। बैक रिएक्शन इसकी बहुत ही कम होती है, आयनाइजेशन इसका बहुत ही कम है। आयनाइजेशन कम होने की वजह से H आयन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं और इसलिए pH वैल्यू में अंतर नहीं आ रहा है। हाइड्रोनियम आयंस आर कंज्यूम्ड बाय एसीटेट आयन, और OH आयन जब ऐड करते हैं तब क्या हो रहा है, OH आयन को कंज्यूम करने के लिए है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनता है, एसीटेट आयन और वाटर। हमने ऐड किया OH आयन, OH आयन की वजह से pH वैल्यू बेसिक साइड में बढ़नी चाहिए, लेकिन OH आयन यहाँ पर कंज्यूम हो गए। सोल्यूशन में OH आयन बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड भी है, और एसिटिक एसिड होने की वजह से ये रिएक्शन हो रही। क्या रिएक्शन हो रही, क्या बढ़ रहे हैं, एसीटेट आयन। एसीटेट आयनों से pH वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा, और क्या बन रहा है, वाटर। वाटर से अंतर आएगा pH वैल्यू पे, नहीं आएगा। इसी चीज़ को एक बार बेसिक बफर सोल्यूशन में भी करके देखते हैं। तो दूसरा बेसिक बफर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये अमोनियम क्लोराइड है। इसको डिसॉल्व कर लीजिए। पानी एक भी कर लिया भर के। बफर सोल्यूशन बन गया, ये बेसिक बफर है। इसमें pH वैल्यू कितनी होगी इसकी, इंडिकेटर सोल्यूशन डाल करके ये बेसिक बफर है। इंटेंस कलर करने के लिए थोड़ा इंडिकेटर और ऐड कर दिया हमने। इतना कंपैरिजन के लिए पर्याप्त है ना। अब इसको हम 3 बीकरों में ले लेते हैं। थैंक यू। ये भी साफ है ये कि दूसरा है? सेंसिटिव इतने ज़्यादा हैं, थोड़ी सी भी एसिड और बेस की अगर प्रेजेंस होगी तो वो कलर कुछ ना कुछ आ जाएगा। बेसिक बफर containing ammonium chloride and ammonium hydroxide। ये बफर सोल्यूशन है, इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन के एडिशन का असर नहीं होना चाहिए, वही देखें। तो ये हमारे पास पहले एसिड ऐड कर रहे हैं, तो मालूम नहीं कौन से में एसिड है। चलिए एसिड ऐड कर रहे हैं। एक ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं, थोड़ा सा, 1 मिनट। एडिशन ऑफ एसिड pH वैल्यू बदलती है कि नहीं। रेफरेंस कलर आप देखिए, और भी ऐड किया एसिड, कहाँ चला गया एसिड। ये जब पानी में एसिड ऐड किया था तो कलर तुरंत जो है पिंक हो गया था, pH वैल्यू 7 से घटकर 3 हो गई थी, और यहाँ पर ये अभी pH वैल्यू बदल नहीं रही। और दूसरा एक टेस्ट साथ बेस, NaOH ऐड कर रहे हैं।
पीएच वैल्यू में क्या अंतर आ रहा है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रेफरेंस कलर, ये एडिशन NaOH का ऐड किया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है, अंदर आया कुछ नहीं आया। थोड़ा सा एक ड्रॉप और एसिड डाल के देख रहे हैं दूसरे में, और एसिड डाल दिया, ये देखिए ऐड हो रहा है, कुछ चेंज हुआ पीएच वैल्यू, बफर है, ये बेसिक बफर है, एसिड ऐड किया, देयर इज नो चेंज। बेस में, इसमें बेस मिलाया, वही कलर है, तो बफर सोल्यूशन ये कैसे, ये एसिड कहाँ जा रहा है और बेस कहाँ जा रहा है। एक मिनट रुकना इधर। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दो भाई इधर, यस स्टार्ट। हमने हाइड्रोनियम आयन ऐड किया, तो हाइड्रोनियम आयन क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका कंसेंट्रेशन, क्योंकि वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट कंज्यूम्स हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म हो रहा है इसमें, वाटर एंड अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बन रहे हैं, H आयन जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट H आयन कंज्यूम हो गया और उसके बदले में बना क्या, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के बनने से पीएच वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन यहाँ कंज्यूम होता जा रहा है। और जब बेस मिलाया, बेस के लिए अमोनियम क्लोराइड फर्निशेस लार्ज नंबर ऑफ अमोनियम आयंस, तो जो भी हमने बेस मिलाया, एडिशन ऑफ अमोनियम आयन एंड OH आयन क्या बना इससे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी वजह से क्या है कि इसका आयनाइजेशन ज़्यादा नहीं होता है, OH आयन ज़्यादा नहीं बन पाते और इसलिए इसकी pH वैल्यू बदलती नहीं। तो ये बेसिक बफर सोल्यूशन है, एसिड भी मिलाया, बेस भी मिलाया, लेकिन देयर इज नो, कोई स्पष्ट pH वैल्यू में अंतर उसमें दिखलाई नहीं पड़ता है। तो बफर सोल्यूशन ये एक एसिड बफर हो गया, एक बेसिक बफर हो गया। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, अगर हम उसमें एसिड या बेस की कोई अमाउंट ऐड करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट ऐड करते हैं, तो ये सोल्यूशन क्या करते हैं, pH वैल्यू के चेंज को रजिस्ट करते हैं, नहीं बढ़ने देते हैं, pH वैल्यू परिवर्तित नहीं होने देते हैं। ऐसे सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।